हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है गॉस की प्रमेय यानी कि गॉसेस थ्योरम। आज इस टॉपिक को देखने के पहले आइए हम लोग कुछ और जैसे रूल के मुताबिक हम कोई भी टॉपिक देखते हैं तो उसके पहले उसमें जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम एक बार जरूर देख लेते हैं। तो आइए इसको टॉपिक को देखने के पहले हम लोग कुछ देखते हैं जरूरी बातें। तो आइए शुरू करते हैं। ये कोई दो वेक्टर हैं, यदि ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये थीटा कोण पर कार्यरत है। कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ये होगा ए बी कॉस थीटा। इसे आप ध्यान रखेंगे इस फार्मूले को। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दूसरी चीज जो हम लोगों को समझना है वो समझना है घनकोण के बारे में। तो घनकोण के पहले आइए हम लोग समझते हैं समतलीय कोण के बारे में। तो उसके लिए मान लीजिए कि ये कोई एक वृत्त है, ये कोई एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और इस पर हमने यहां पर कोई एक चाप लगा दिया AB। ये कोई चाप लगा दिया AB। तो ये चाप इस वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाएगा उस कोण को हम लोग कहेंगे समतलीय कोण। अब समझिए इस चीज को। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि अगर कोई एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है और इसमें चाप AB है, तो ये जो चाप है AB केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा उसे हम लोग बोलेंगे समतलीय कोण। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समतलीय कोण, या जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। अब ठीक इसी प्रकार यदि कोई हम गोला ले लें तो उस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा उस कोण को हम लोग बोलेंगे घन कोण, जिसे सॉलिड एंगल भी कहते हैं। अब आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक गोला है, तो इसके पृष्ठ पर, इस गोले के पृष्ठ पर मान लीजिए कोई एक ये क्षेत्रफल अवयव है, कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल गोले के केंद्र में जितना कोण अंतरित करेगा वो कोण कहलाएगा घन कोण। वो कोण कहलाएगा घन कोण। यदि इस क्षेत्रफल की वैल्यू हमारी dA है यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल है ये dA, तो केंद्र पर बना जो कोण होगा तो वो भी सूक्ष्म होगा यानी कि ये हो जाएगा डी ओमेगा। तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे घन कोण या सॉलिड कोण। इसको हम लोग बोलेंगे घन कोण या सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं आइसक्रीम का कोण, तो आइसक्रीम के कोण के अंदर जो भी कोण बनता है वो एक तरह से घन कोण आप उसको समझ सकते हैं। अब देखिए घन कोण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो घन कोण का जो फार्मूला होता है इसको ओमेगा से दिखाते हैं, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग यानी कि A/r स्क्वायर। यानी घन कोण का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू A/r स्क्वायर। अब देखिए गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो आइए उसे भी निकालते हैं। तो हमें पता है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू हम अगर इस पे रख दें तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गई वैल्यू हमारी 4 पाई। यानी कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित जो घनकोण होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी 4 पाई। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है।
अब देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं फाई से, तो हम लोग लिख देंगे अतः फाई ई इज इक्वल टू, अब देखिए कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये हो गई हमारी थ्योरम। अब देखिए क्योंकि जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसा है, ये बंद है, तो इसमें नोट कर लेते हैं बंद पृष्ठ ए से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स ये कितना होता है, ये होता है फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन। देखिए क्योंकि ये जो पृष्ठ है ये पूरा कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। अब देखिए फाई ई की वैल्यू यहां से उठा करके हम इसमें रख दें तो हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। तो ये हमारी गॉसिस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब आइए इस गॉसिस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। अब देखिए जो बिंदु P है इसके चारों ओर हमने अल्प क्षेत्रफल मान लिया, वो मान लिया हमने dA, और इस अल्प क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो अंतरित घन कोण है उसको हमने मान लिया डी ओमेगा। क्योंकि क्षेत्रफल अल्प है उस कंडीशन में केंद्र पर जो अंतरित घन कोण होगा वो क्या होगा, वो भी अल्प होगा, तो उसे हमने मान लिया डी ओमेगा। अब देखिए बिंदु P पर क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग बिंदु P पर +1 चार्ज रख लेते हैं। तो जब हम बिंदु P पर +1 चार्ज रखेंगे, Q आवेश इस +1 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। उस कंडीशन में वैद्युत बल की जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी, यानी पृष्ठ से बाहर की ओर होगी, और जिस ओर वैद्युत बल की डायरेक्शन होगी उसी ओर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन लेते हैं। तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी ओर हो जाएगी। अब देखिए जो ये अल्प क्षेत्रफल है ये कितना है हमारा, ये है dA, तो उस कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा dA का वो होगा इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, वो हमने लिख दिया dA वेक्टर। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो ये अल्प क्षेत्रफल है dA, इसका हमें क्षेत्रफल सदिश देखना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसके पृष्ठ पर इस पेन को रख देंगे, तो पेन की नोक जिस ओर होगी उसी ओर क्षेत्रफल वेक्टर भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके पृष्ठ पर यदि हम इस पेन को रखेंगे तो पेन की नोक बाहर की ओर है, उस कंडीशन में जो ये अल्प क्षेत्रफल है dA, इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर होगा जो कि बाहर की ओर होगा। अब देखिए जो ये एन कैप है, ये एन कैप है, ये क्या है, तो ये जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है इसी के अनुदिश एकांक वेक्टर है एन कैप। जो ए है, जो ये कैपिटल ए है, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। जो कैपिटल ए है ये इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो आइए कुछ चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब आइए हम लोग इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, यानी कि इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर, जो ये बंद पृष्ठ है पूरा टोटल ए वाला, इसके अंदर बिंदु ओ पर स्थित है जिसकी देखिए यानी इस प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से जो दूरी है, जिसकी बिंदु पी से दूरी स्मॉल आर है। आप चित्र में देख सकते हैं इस प्लस क्यू आवेश जो कि ओ पर स्थित है, इसकी बिंदु पी से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। बिंदु पी के चारों ओर अल्प क्षेत्रफल डीए है, ये भी हमने नोट कर लिया। तथा तथा डीए वेक्टर क्या है, जो ये डीए वेक्टर क्या है, इसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर है, संगत क्षेत्रफल वेक्टर है। अब देखिए जैसा हम लोगों ने चित्र बनाया था उसी हिसाब से हमने इसकी थ्योरी भी लिख ली
क्या लिखी है हमने थ्योरी में, देख लेते हैं इसमें। माना प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ ए के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है। ये पूरा क्षेत्रफल कितना है इसका, टोटल ए है। जिसकी बिंदु P से दूरी, इस प्लस क्यू आवेश की इस बिंदु P से डिस्टेंस कितनी है, ये है स्मॉल r। बिंदु P के चारों ओर जो अल्प क्षेत्रफल है, बिंदु P के चारों ओर जो अल्प क्षेत्रफल है वो क्या हमने लिया है, dA लिया है। और dA वेक्टर क्या है, ये संगत क्षेत्रफल वेक्टर है। dA वेक्टर क्या है, ये संगत क्षेत्रफल वेक्टर है। इतनी चीजें थी जो जरूरी थी इसमें लिखना, वो हमने इसमें नोट कर ली। अब आइए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आइए नोट करते हैं। बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस देख लीजिए r²। देखिए डिस्टेंस कितनी है हमारी, O से P की r है, तो ये हो गया हमारा r²। दिशा नोट कर लेते हैं इसकी दिशा। देखिए O से P की ओर दिशा नोट कर लेते हैं, O से P की ओर। और साथ ही साथ इसको डाल देते हैं हम लोग समीकरण 1। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए यदि वेक्टर E और dA वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आइए इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। यदि थीटा हो तो दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा हमारा d फाई E इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है वेक्टर E इंटू dA वेक्टर, वेक्टर E इंटू dA वेक्टर, या d फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू dA इंटू कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से। तो ये हमने नोट कर लिया। अब देखिए समीकरण 1 से E की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज डी फाई E इज इक्वल टू, समीकरण 1 से E की वैल्यू रख दीजिए, तो ये है वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन r² इंटू dA कॉस थीटा। समीकरण 1 से हमने वैल्यू रख दी, या डी फाई E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, और इस r² को थोड़ा सा हम लोग शिफ्टिंग कर लेते हैं, dA cos थीटा अपॉन r²। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए घन कोण की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी dA cos थीटा अपॉन r²। इसे हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। तो dA cos थीटा अपॉन r² की जगह हम लोग d ओमेगा लिख देंगे। तो पहले नीचे नोट कर देते हैं, क्योंकि d ओमेगा इज इक्वल टू dA cos थीटा अपॉन r²। दिस इंप्लाइज d फाई E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। देखिए dA cos थीटा अपॉन r² की वैल्यू हम लोगों ने d ओमेगा इस ऊपर वाले समीकरण में रख दी। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है हमारी d फाई E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा, ये इस अल्प क्षेत्रफल dA के कारण है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स की हम लोग गणना कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं कि अतः प्लस क्यू आवेश के कारण संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि अब हम लोग इस संपूर्ण पृष्ठ ए से निकलने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है उसको हम लोग
देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो यही हो जाएगा हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई की वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू हमने निकाली थी इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा। हम लोगों ने अभी पहले इसकी वैल्यू निकाली थी। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर ले लेते, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो अब देखिए इसमें जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको हम इस टॉपिक के शुरुआत में ही देख चुके हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आइए अब इसकी हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया, आइए इसको यहां लिख लेते हैं, हमें मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। नीचे लिख देते हैं, यही गॉस की प्रमेय है। तो आज हम लोगों ने गॉसिस थ्योरम को बड़े ही सरल ढंग से और बड़े ही आसान शब्दों के साथ आज हमने इसको समझा है और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में भी आई होगी। और यदि इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।